Good evening. Good evening, my dear kids. Welcome back, all of you. This is Ankita, and I welcome you all to this session of NEET Biology on Doubtnut. So, we are in the second running session of previous year questions on digestion and absorption. Yes, so ma'am will make you all an expert in all questions. ऐसे ही बिल्कुल this is the way we will do all chapters of human physiology. ऐसे ही we have to be pro in that because we will be keep solving questions, चाहे वो normal important questions हो या वो PYQs हो या अगर आप लोगों को कोई दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एनी बुक यू वांट मी टू रेफर एनी पर्टिकुलर बुक यू वांट मी टू सॉल्व yes please do let me know in the comment section we will definitely go through and I can make sure that by the end of this session you will not have a single question where you might have a doubt कि ये क्वेश्चन आपको पता नहीं ये क्वेश्चन आपको नहीं आता क्योंकि मैम ने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं राइट सो दिस इज हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे बट लेटर अभी हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं आज के सेशन के बाद जैसे कि आप लोगों को पता है आई हैव बीन टेलिंग यू रिपीटेडली टुमारो इज द डे वेयर वी विल बी सीइंग द इम्पोर्टेंट टर्म्स टर्मिनोलॉजी का सेशन जो मैंने इतने दिन से आप लोगों से कहती आ रही हूँ कि टर्मिनोलॉजी का सेशन होगा जी हाँ कल हो रहा है टर्मिनोलॉजी का सेशन आप लोग के आपकी क्लास में टाइमिंग्स पता है मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ 12 p.m. and 4 p.m. every day Monday to Saturday with me kiddos who already know me welcome and students who have joined me for the first time welcome you all as well my name is Ankita you will soon see my introduction which I will give a brief one though and I would request all of you who have joined me here today to please attend the class tomorrow because tomorrow is going to be really interesting and also a very helpful and motivating session for all of you where we will be discussing the important terminologies of the entire class 11 syllabus. Can you imagine all those chapters where you've read and you've been marking group book में पेन लेके हाइलाइटर लेके मार्क करो वो सारे वर्ड्स विद एग्जैक्टली उनके मीनिंग्स क्या है वो सारे एक ही पीपीटी में मैं जॉट डाउन करके लाऊंगी आप लोगों के लिए और आपको एग्जाम से पहले सिर्फ वो पीपीटी खोल के देखनी है और एग्जाम में जाना है एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए सो इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के हेल्प के लिए आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैं ला रही हूँ ऐसा एक कॉन्सेप्ट ऐसा एक सीरीज जहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे बहुत बड़ा नहीं है बेटा आप लोगों को पता है आपके दो ही क्लासेस होते हैं दो ही क्लासेस में फटाफट हम लोग खत्म कर लेंगे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक से शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर मैंने कहा है आपसे कि ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू करने का आई एम थिंकिंग ऑफ अगर आप लोगों को कोई दूसरा पढ़ना है कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना ह्यूमन फिजियोलॉजी का यू प्लीज लेट मी नो आई कैन डू दैट एज वेल बट फिलहाल हमको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने ढेर सारे क्वेश्चंस कर लिए आई एम प्रीटी श्योर ऑल माय डियर किड्स विल बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट आफ्टर आई कंप्लीट विद दिस क्वेश्चन सेशन एंड कल हमारी होगी टर्मिनोलॉजी की क्लास ठीक है सो ऑल ऑफ यू आई वेलकम यू ऑल अगेन अब हम जल्दी से शुरू करते हैं आज का सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारी एनर्जी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग बहुत फटाफट करेंगे जल्दी आप लोगों को मैंने एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है कि 720 मार्क का पेपर 3 घंटा टाइम है बायो में 360 मार्क आपको 1 घंटे के अंदर खत्म करना है 1 घंटे के अंदर 90 क्वेश्चंस हालांकि मैंने 44 मिनट्स टाइम दिया है 15 मिनट आपका बफर टाइम है कोई क्वेश्चन अगर पीछे आप छोड़ के आ रहे हो स्टार मार्क करके आ रहे हो कि जैसे आपका पूरा पेपर खत्म होगा आप उस पर वापस जाओगे वो 15 मिनट उन क्वेश्चंस के लिए है जो आप छोड़ के आए हो ठीक है तो आपको 45 मिनट्स का बफर लेके चलना पड़ेगा क्लियर है देखो दिस इज माई नेम माई क्वालिफिकेशन माई ईयर्स ऑफ टीचिंग फॉर ऑल ऑफ यू ठीक है मूविंग फॉरवर्ड आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सी दिस एंटायर मतलब दिस गिव्स यू अ बूस्ट अप ऑफ एनर्जी कि टुडे वी विल सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चलो ओके नाउ बिफोर आई बिगिन मेरे अनाउंसमेंट्स तो सारे मैंने बोल दिए बिफोर आई बिगिन आई हैव वन मोर स्मॉल अनाउंसमेंट टू मेक जैसे आप लोगों को पता है कि ऑल माय किडोज यू ऑल आर 2020 नीट एस्पिरेंट्स सो नाउ सी आपको पता है कि आप लोगों को अगर नीट 2022 में कोई भी नीट इज़ एन एग्जामिनेशन जहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिक स्टडी करना होता है एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स की बहुत ज़रूरत होती है एक अच्छे गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग के पास डेफिनेटली अच्छे गाइडेंस होंगे एंड यू ऑल मस्ट बी ऑल्सो मोटिवेटेड एंड चार्ज्ड अप टू ace NEET 2022 with a good score and good rank but Doubtnut has come up with a great initiative of providing you all with its USPs that is 960 hours of class structured course top teachers all the faculty
faculties who've been teaching for so many years and producing ranks. Also test series, rigorous test series will be given, जहाँ पे आप लोग को क्या करना है, आप लोग को क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यू हैव टू सॉल्व एंड देन इट विल, आप लोग देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो अपने प्रेपरेशन का कि कितना ज़्यादा और आपको प्रिपेयर करना है. फॉलोड बाय देयर विल बी लाइव लेसन्स एंड लाइव सेशंस. ऐसे सेशंस में डायरेक्टली आप फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली उनसे क्वेश्चंस और डाउट भी पूछ सकते हैं. देयर इज नो डिले हियर, राइट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू विल गेट द इमेंस गाइडेंस फ्रॉम आवर experienced faculties, and they not only academically, non-academically will help you, boost you up, give you confidence, give you courage, and will be there at any point of time and will help you to achieve your goal, to achieve your dreams, that is NEET 2022. ठीक है, so what is the wait? All you have to do is here, dear, you just have to register. Let me know that if you're interested for this course, NEET 2022 VIP course. आपकी स्क्रीन्स पे एक पोल फ्लैश करेगा, उस पोल पे आप लोगों को मुझे बताना है कि आप लोग इंटरेस्टेड है या नहीं इस पर्टिकुलर सेशन के लिए. ये रहा नंबर. अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पे कॉल करके संपर्क करें, आपके सारे क्वेरीज एंड डाउट्स को क्लियर कर दिए जाएंगे. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे मेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ. जल्दी से शुरू करेंगे विद लॉट्स ऑफ एनर्जी. वी विल क्विकली बिगिन विद द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर. आर यू गाइज रेडी? जस्ट टेल मी. ये सेशन आई नो इट शुड बी पावर पैक, क्योंकि हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं. मुझे पता है कि बच्चों को क्वेश्चंस करना कितना अच्छा लगता होगा. सो आपके पास से, आपके लिए मैं चुन चुन के लाई हूँ ये सारे क्वेश्चंस. आप लोगों को जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. कहाँ पे आपको पता है कि आपको कॉमेंट सेक्शन पे आंसर करना है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस. क्लियर है? शुरू करें जल्दी से जल्दी. चलो, विदाउट एनी फर्दर अडू जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चंस. लो, पहला क्वेश्चन आप सब लोग के लिए. विल्सन्स डिजीज इज एसोसिएटेड विद द अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ. देखो, आपको पता है कि हम लोग को मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स की भी थोड़ा ज़रूरत है, इसीलिए ये सब भी आ जाता है. विल्सन्स डिजीज, विल्सन्स डिजीज इज एसोसिएटेड विद अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म. अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ इनमें से कौन से एलिमेंट से होगा तो फिर विल्सन्स डिजीज होता है. Abnormal metabolism of which of the element among these will lead to Wilson's disease? जल्दी से बताओ क्या लगता है Wilson's disease इनमें से कौन से एलिमेंट के abnormal metabolism से होता है. सी वेरी, ये सारे क्वेश्चंस आपको पता है कि डिजीजेस पूछ लेते हैं ये लोग. ठीक है, नीट में काफ़ी बार पूछा भी गया है विटामिन्स एंड मिनरल्स के जो भी डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं, तो थोड़ा आपको ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, एक काम करूँगी मैं, आई गेस मैं आप लोग को एक चार्ट दे दूँगी यही डिजीजेस के, विटामिन्स और मिनरल्स के जो भी डिजीजेस हैं. आई विल गिव यू अ चार्ट, सो इट विल बी बेटर. फिर आप लोग को बस चार्ट देख के आप लोग पढ़ लोगे, फटाफट आप लोग के हो जाएंगे. चलो जल्दी से बताओ क्या लगता है विल्सन्स डिजीज एसोसिएटेड विद द अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म. क्या लगता है? क्विकली क्या लगता है, क्या होगा आंसर? ओके, सो विल्सन्स डिजीज इज एसोसिएटेड विथ अबनॉर्मलिटी और अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कॉपर. जी हाँ, कॉपर के अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म को का होगा रीजन विल बी विल्सन्स डिजीज. सो द अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कॉपर विल लीड टू विल्सन्स डिजीज. सो आंसर इज फॉर कॉपर. क्लियर है? कॉपर के अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म से विल्सन्स डिजीज विल बी कॉज्ड. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन विटामिन B12? विटामिन B12 में इनमें से कौन सा मेटल प्रेजेंट है? आपके ऑप्शन है कोबाल्ट, कॉपर, जिंक एंड मैग्नीशियम. विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक विटामिन है. B12 आप लोगों में से, मतलब आजकल के बच्चों को विटामिन B12 की कमी होती रहती है, डेफिशिएंसी. जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा मेटल आपको लगता है इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट, मतलब कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है किसमें? विटामिन B12 में. जल्दी से बताओ क्या लगता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन विटामिन B12. क्विकली, इजी क्वेश्चन है, मतलब ये तो जल्दी जल्दी हो जाने चाहिए. ये लास्ट वाला जहाँ पे आप लोगों को टफ लगेगा, यानी कि डिजीजेस वगैरह है, वो सब मैंने कहा कि मैंने आपको चार्ट दे दूंगी, वो मैं दे दूंगी. बट ये वाले तो इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी बन जाने चाहिए. जल्दी मुझे आंसर करो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या होगा आंसर. क्विकली
देखो बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और आपको ऐसे ही फटाफट से आंसर करना है, क्योंकि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आपका 3 घंटे का ही पेपर है। ठीक है, 3 घंटे के पेपर में आपको 4 सब्जेक्ट सॉल्व करने हैं, 45 क्वेश्चन ईच, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जुअलॉजी, राइट। 45 क्वेश्चन ईच इज जस्ट 3 आवर्स। सो ऑल यू हैव टू डू इज स्पीड अप, क्लियर। एंड सिर्फ नॉर्मल स्पीड अप नहीं, आपकी एफिशिएंसी भी होनी चाहिए उसमें। मतलब आप ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत गलत टिक करके स्पीड अप, हाँ मैम स्पीड अप तो हम कर लिए थे, ऐसा स्पीड अप नहीं। आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए, आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, आपका करेक्ट मतलब एफिशिएंसी ऑफ करेक्टनेस भी होना चाहिए। ठीक है ना, तभी तो रैंक आती है, स्कोर आता है, राइट। ठीक है, तो अब आंसर बता दूं मैं क्या है इसका। जो मेटल्स हैं B12 में प्रेजेंट, उसका आंसर है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट बेसिकली प्रेजेंट होगा विटामिन B12 में। तो विटामिन B12 में कौन सा मेटल, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन B12 में कौन सा मेटल है, क्या होगा आंसर? कोबाल्ट। क्लियर है, कोबाल्ट इज द आंसर। विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रेजेंट है, करेक्ट है। आगे चले, देखो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ मोस्ट प्राइमेट्स। क्वेश्चन को अच्छे से देखना, ठीक है। प्राइमेट्स विच सिंथेसाइजेस सर्टेन विटामिन्स। ठीक है, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है कहाँ के, प्राइमेट्स के इंटेस्टाइन में, जो कि कुछ विटामिन्स सिंथेसाइज करेंगे। क्या करेंगे? विटामिन्स के सिंथेसिस। सो देयर सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया व्हिच आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ मोस्ट प्राइमेट्स व्हिच सिंथेसाइजेस सर्टेन विटामिन्स। कुछ विटामिन सिंथेसाइज करेंगे। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। सो दे विल सिंथेसाइज सम विटामिन्स। क्या लगता है कौन सा, क्या है आंसर? जल्दी से बताओ, क्विकली quickly tell me which will synthesize certain vitamins are। क्या लगता है आंसर? ऑप्शंस दिया हुआ है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एस्केरिका कोलाई, एंटामीबा जिंजिवलिस एंड नन ऑफ दिस। वैसे बच्चों के फेवरेट ऑप्शन नन ऑफ दिस ही होता है। खैर जो भी हो, जल्दी से बताओ क्या लगता है आंसर, क्या होगा? ओके मैं बता देती हूँ, येस ऑफ कोर्स। सो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ मोस्ट प्राइमेट्स विच सिंथेसाइज सर्टेन विटामिन्स, जो कि विटामिन सिंथेसाइज करेंगे। आंसर इज ई कोलाई। जी हाँ, एस्केरिका कोलाई, जबकि एंटाइमा हिस्टोलिटिका इज अ पैरासिटिक बैक्टीरिया। आपको पता है कि एमोबिक डिसेंट्री होती है इससे, ठीक है। एंड एंटामीबा जिंजिवलिस भी एक, बट एस्केरिका कोलाई इज द बैक्टीरिया विच इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। किसके? प्राइमेट्स के। क्या करेंगे? सर्टेन विटामिन्स का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, सो आंसर इज 2 एस्केरिका कोलाई। क्लियर है? 2 है आंसर और आंसर होगा एस्केरिका कोलाई। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। Which one of the following pairs of chemical substances is correctly arranged? देखो AIPMT का क्वेश्चन है, मेन से AIPMT 2012, जल्दी से करो। Which one of the following pairs of chemical substance is correctly characterized? मतलब ठीक से exactly properly characterized है इनमें से कौन सा पेयर? Which of the following pair of chemical substances is correctly characterized? मतलब ठीक से properly correctly characterized है इनमें से कौन सा पेयर? आंसर करो जल्दी से, क्विकली। क्या लगता है क्या होगा? टेल मी जल्दी से बताओ। Which one of the following pairs of the chemical substances is correctly characterized? देखो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, कैल्सिटोनिन, थाइमोसिन, थायराइड हार्मोन्स बोले हैं, पेप्सिन एंड प्रोलैक्टिन, 2 digestive enzymes secreted in the stomach, troponin and myosin, complex proteins in the striated muscles, and secretin and rhodopsin, polypeptide hormones। जल्दी से बताओ, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें तो देख के पता चल जाएगा कि कौन सा पेयर ऑफ फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड। ठीक है, देखो सो पूछा है कैल्सिटोनिन एंड थाइमोसिन। जी, यहाँ पे आपको पता है कि कैल्सिटोनिन जो कि कैल्शियम के बैलेंस के साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व है, दैट इज अ थायराइड हार्मोन, बट थाइमोसिन जी नहीं। पेप्सिन इज अ सिक्रीशन ऑफ द स्टमक एंड प्रोलैक्टिन इज अ सिक्रीशन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी व्हिच कंट्रोल्स द डिलीवरी और लैक्टेशन ऑफ मिल्क आफ्टर डिलीवरी, दैट इज प्रोलैक्टिन। Troponin and myosin, G, yes, this is the only correct pair because this is the complex protein in striated muscles। आपको पता है कि जब आप लोगों ने स्लाइडिंग थ्योरी ऑफ मसल्स पढ़ी होगी तब आपने ट्रोपोनिन एंड मायोसिन पढ़ा है, बिकॉज दैट इज द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो स्ट्राइटेड मसल्स में है। एंड सिक्रीटिन एंड रोडोप्सिन, सिक्रीटिन डिओडेनम का सिक्रीशन है, डिओडेनम के ब्रूनर्स ग्लैंड का सिक्रीशन है सिक्रीटिन, बट रोडोप्सिन इज बेसिकली अ व्हाट, एक पिगमेंट है। रोडोप्सिन इज अ पिगमेंट जो कि रॉड्स में सिक्रीट होता है, यानी कि दिस इज एसोसिएटेड विद द डार्क विजन। कोन्स और आयोडोप्सिन इज विद द ब्राइट विजन और लाइट विजन, जबकि रोडोप्सिन एंड रॉड्स इज विद द डार्क विजन। ठीक है, सो एकदम से करेक्ट पेयर, करेक्टली मैचिंग इज ट्रोपोनिन एंड मायोसिन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन स्ट्राइटेड मसल्स। सो आंसर इज 3। क्लियर है? आगे बढ़े, देखो
वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स नॉर्मली अकर इन द ह्यूमन बॉडी, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है. सी, वेयर डू सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिजम्स नॉर्मली अकर इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, हमेशा ही आता है. कहाँ पे होता है जल्दी से बताओ, एनसीईआरटी की तो बड़ी बड़ी लाइनों में से लिखा हुआ है ये. कहाँ पे मिलेगा? वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी? जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इजी सा सवाल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ कि वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स नॉर्मली अकर इन द ह्यूमन बॉडी. बताओ बताओ, क्विकली बताओ जल्दी से, क्या लगता है? वेयर डू सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिजम्स नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी, क्या है आंसर? बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या लगता है? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है. ठीक है, तो आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए. आंसर है सीकम. जी हाँ, सो सीकम में ही हमको पता है कि मोस्टली ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, कोलॉन, सीकम एंड द रेक्टम एंड द एनस. सो यहाँ पे सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बॉडी में पाया जाएगा. आंसर इज सीकम. आंसर इज ऑप्शन 1 सीकम. क्लियर है? चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट. Which one of the following pairs of the food components in the human reaches the stomach totally undigested? Question देखो क्या पूछा है आपसे. Which one of the following pairs of the food components in the humans reaches the stomach totally undigested? Stomach के पहले सिर्फ माउथ एंड इसोफेगस आता है. आपको पता है इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता. आपसे पूछा गया है कि कौन सा पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट्स इन ह्यूमन रीचेस द स्टमक कंप्लीटली अनडाइजेस्टेड. सो स्टमक में जब ये इनमें से कोई तो एक पेयर है जो पहुंचेगा वो कंप्लीटली अनडाइजेस्टेड पहुंचता है. आपको आंसर करना है कौन सा है, जल्दी से बताओ. वेरी इजी क्वेश्चन. मैंने क्लास में सब पकड़ पकड़ मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट लेके मैंने ये पढ़ाया आपको. ये वाले क्वेश्चंस तो आने ही आने चाहिए. बताओ जल्दी से, क्या लगता है कि इनमें से कौन सा पेयर आपसे पूछा गया? ऑप्शंस है स्टार्च एंड फैट, फैट एंड सेल्यूलोज, स्टार्च एंड सेल्यूलोज एंड प्रोटीन एंड स्टार्च. जल्दी से बताओ क्या लगता है, क्या होगा आंसर? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और मैंने सबसे बड़ी बात कि मैंने ये बहुत पॉइंट लेके पढ़ाया है, सो इसमें तो अब गलती होनी ही नहीं चाहिए. बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या लगता है, विच what will be the answer to this? बताओ, tell me which one of the following pairs of food components directly it will reach the stomach totally undigested. अच्छा, let's start from the mouth. ठीक है, माउथ में हमें पता है कि सिर्फ एंड सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स. मैंने आपको बोला है कि माउथ यानी कि बक्कल कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का ही डाइजेशन होगा. राइट यहाँ पे क्या होता है कि कार्ब्स जो है हमारे, यानी कि जो स्टार्च है, दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज बाय salivary amylase and tyalin. ठीक है, ठीक है. स्लाइवरी अमाइलेज एंड टाइलिन जो है स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है इनटू माल्टोज. कहाँ पे? इन द माउथ. तो हमें पता है कि बक्कल कैविटी और माउथ में सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होता है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ का नहीं. इसोफेगस में तो किसी का होगा ही नहीं. अब ऑप्शंस देखो, स्टार्च एंड फैट. ठीक है, तो स्टार्च का तो हो गया, तो ये तो गलत ऑप्शन है. फिर स्टार्च एंड सेलुलोज, स्टार्च का हो गया, गलत ऑप्शन है. प्रोटीन एंड स्टार्च, नहीं, स्टार्च का हो गया. फैट एंड सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक ऐसा पार्ट है जो कभी भी हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्यूलोज को ब्रेक करने का एंजाइम नहीं है. सेल्यूलोज के पास क्या है? बीटा शुगर्स. जी हाँ, बीटा लिंकेजेस रहते हैं सेल्यूलोज के पास. इट्स अ पॉलीमर ऑफ बीटा शुगर्स. बीटा ग्लूकोज के पॉलीमर है, इस वजह से सेल्यूलोज को कोई ब्रेक नहीं कर सकता. मतलब ब्रेक कर सकते हैं सेल्यूलेज, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो फैट एंड सेल्यूलोज इज द करेक्ट आंसर. सो आंसर इज ऑप्शन 2. क्लियर है? इजी. आगे बढ़े. देखो, what will happen if the secretion of the parietal cells of the gastric juice is blocked with an inhibitor? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है. सो क्या पूछा है आपसे कि क्या होगा अगर secretion of the parietal cells of the gastric glands is blocked with an inhibitor? So parietal cells of the gastric glands, पहले तो आपको सोचना है कि parietal cells of the gastric glands करता क्या है, और अगर उसके secretion को block कर दिया जाए एक inhibitor से तो क्या होगा. So first you have to understand what is the function of the parietal glands of the gastric glands, and if it is blocked what will happen.
So first, before understanding if it is blocked, what will happen? You have to first understand what is the secretion of parietal cells of the gastric glands. क्या होता है? What is the secretion? क्या है secretion of parietal cells of gastric glands? ठीक है, जल्दी से बताओ. Secretion of the parietal cells of gastric glands is blocked with an inhibitor. क्या होगा आंसर? Quickly tell me. जल्दी जल्दी बताओ. पहले अच्छे से ऑप्शंस पढ़ लो. ऑप्शंस में आपको दिया है, इन द एब्सेंस ऑफ HCl सिक्रीशन, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन. HCl के एब्सेंस में इनएक्टिव पेप्सिनोजेन कन्वर्ट नहीं होता एक्टिव पेप्सिन में. ठीक है. एंटेरोकाइनेज विल नॉट बी रिलीज्ड फ्रॉम द ड्यूodenal म्यूकोजा एंड सो ट्रिप्सिनोजेन इज नॉट कन्वर्टेड टू ट्रिप्सिन. Gastric juice will be deficient in chymosin, and gastric juice will be deficient in pepsinogen. ठीक है. अगर parietal cells का secretion, what will happen if the secretion of the parietal cells of the gastric glands is blocked with an inhibitor? तो parietal cells का secretion बंद. parietal cells क्या secrete करता है? मेरी बात सुनो. parietal cells का secretion, what will parietal cells secrete? parietal cells will secrete HCl. oxyntic cells or the parietal cells, they will secrete HCl. HCl का काम क्या है? एक्टिवेट करना किसको? पेप्सिनोजेन को एंड प्रोरेनिन को, राइट. इन द एब्सेंस ऑफ HCl secretion, inactive पेप्सिनोजेन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन. ठीक है. Enterokinase will not be released from the duodenal mucosa and so trypsinogen is not converted to trypsin. Gastric juice will be deficient in chymosin. Gastric juice will be deficient in pepsinogen. Now, pepsinogen जो हमारा enzyme है, that is a zymogen. It gets converted to pepsin in the presence of HCl. ठीक है. HCl जैसे ही प्रेजेंट है इनएक्टिव फॉर्म में गैस्ट्रिक जूस में, तो ये सब रहेंगे, बट ये इनएक्टिव फॉर्म में ही रह जाएंगे, एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि पैराइटल सेल्स नहीं है. पैराइटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अगर ब्लॉक हो जाए तो पैराइटल सेल्स और ऑक्सिंटिक सेल्स क्या करेंगे? वो और HCl सिक्रीट नहीं कर पाएंगे. अगर HCl का सिक्रीशन नहीं हुआ तो पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में ही रह जाएगा. इसका मतलब इन द एब्सेंस ऑफ HCl सिक्रीशन, inactive pepsinogen is not converted into the active enzyme pepsin. Yes, so correct answer is 1. समझ में आ गया? करेक्ट आंसर 1 है क्योंकि इनएक्टिव जो पेप्सिनोजेन है वो एक्टिव पेप्सिन में नहीं कन्वर्ट हो सकता इन द एब्सेंस ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द पैराइटल ग्लैंड्स. सो आंसर इज ऑप्शन 1. क्लियर है? समझ में आ गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं. A person having problems with calcium and phosphorus metabolism in his body, which one of the following glands may not be functioning properly? ठीक है. So यहाँ पे पूछा गया है कि एक person का having problems with calcium and phosphorus metabolism. ठीक है. Now calcium and phosphorus metabolism में उनको दिक्कत है. Which one of the following glands may not be functioning properly? में से कौन सा gland ढंग से functioning नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से उनको calcium and phosphorus metabolism में दिक्कत है? जल्दी से बताओ. Options में है पैरोटीड, पैंक्रियस, थायराइड, पैराथायराइड. मैं इसको टिक नहीं करना चाहती थी. चलो, ऑप्शन में क्या है आपके पास? पैरोटीड है, पैंक्रियस है, थायराइड है, पैराथायराइड है. पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं थायराइड एंड पैराथायराइड में, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से भी कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन होता है विच इज लिटिल इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म और द कंट्रोलिंग ऑफ द बॉडी कैल्शियम लेवल. ठीक है. पैरोटीड, सलाइवरी ग्लैंड्स कोई चांस ही नहीं है, पैंक्रियस का भी कोई चांस नहीं. सो थायराइड एंड पैराथायराइड के बीच में पहला तो पैराथायराइड का जो हार्मोन है, जो कि पैराथ हार्मोन है, दैट इज विल कंट्रोल द सिक्रीशन और इट्स एन एंटागोनिस्टिक हार्मोन. सो पैराथ हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन, पैराथ हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स है जो कि मेंटेन करता है द कैल्शियम फॉस्फेट बैलेंस. ठीक है. Parath hormone is the hormone which will actually maintain the calcium and phosphate balance. So answer very correctly is parathyroid, क्योंकि parathyroid का हार्मोन एक ग्लैंड है, parathyroid का ही हार्मोन है जिसका नाम है पैराथ हार्मोन. ये क्या करेगा? दिस पैराथ हार्मोन विल कंट्रोल द सिक्रीशन और दिस विल एक्चुअली द फंक्शन ऑफ पैराथ हार्मोन विल बी नथिंग बट टू मेंटेन, यानी कि जो बैलेंस मेंटेन करेगा बिटवीन द बॉडी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल. आगे बढ़े.
चलो, पैरोटिड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिटवीन, सो हमको पता है कि पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या लगता है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट कहाँ पे, आपको पता है वी हैव 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल, वहां पे पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या लगता है क्या होगा आंसर, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होगा पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, जल्दी बताओ, व्हाट डू यू थिंक, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, सो अगर इफ यू रिमेंबर वी हैव 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल, सलाइवरी ग्लैंड्स, चलो मैं लिख ही देती हूँ, नहीं आंसर नहीं लिख रही, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में लिख रही हूँ, ठीक है, ये है पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल, ठीक है। अब देखो मैंने आपको लोकेशंस भी इनके बताए हुए थे कि पैरोटिड इज प्रेजेंट बिलो द ईयर्स, सबमैक्सिलरी इज प्रेजेंट वेयर द बोथ द अपर एंड द लोअर जॉ दिस जॉ बोन मीट्स, एंड सबलिंगुअल इज बिलो द टंग, सो पैरोटिड का आंसर क्या होगा, बिलो द ईयर्स, क्लियर है, ये वाला तो सही आंसर है, वेरी नाइस, आंसर इज ट्रू, 2, क्लियर है, सो बिलो द ईयर्स आंसर इज पैरोटिड, 2 बिलो द ईयर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, द pH ऑफ द स्टमक इज 1.6, देन विच एंजाइम विल डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है, मेरी बात सुनो, यहाँ पे पूछा गया है कि pH ऑफ द स्टमक 1.6 है, एसिडिक है, तो इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, आपके आंसर, आपके ऑप्शंस में ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, अमाइलेज है, एरिप्सिन है, ठीक है। देखो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि pH ऑफ स्टमक अगर 1.6 है तो इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, आपका अगर आपको पता हो कि स्टमक के जो एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे एसिडिक pH पे काम करते हैं, ठीक है, अब आपको देखना है कि कौन सा इनमें से स्टमक का है और कौन सा स्टमक का नहीं है, ये एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा है कि द pH ऑफ द स्टमक 1.6 है, देन इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, आपको पता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए होगा, दैट्स तो ऑब्वियस, और ये डाइजेशन स्टमक में ही होगा क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको कहा है कि माउथ में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, नीसोफेगस में तो कोई डाइजेशन है ही नहीं, तो इसके बाद तो स्टमक ही आता है, तो सबसे पहला डाइजेशन स्टमक में शुरू होगा प्रोटीन्स का, ठीक है। सो बताओ pH ऑफ द स्टमक अगर 1.6 है, देखो पहली बात ट्रिप्सिन पैंक्रेटिक जूस अल्कलाइन एंजाइम है, इस आई मीन pH पे काम नहीं कर सकता, अमाइलेज उसमें रहेगा आपके पैंक्रेटिक जूस में और रहेगा माउथ में, यहाँ पे नहीं है, एरिप्सिन भी पैंक्रेटिक में है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर है पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन इकलौता एंजाइम है जो कि स्टमक में यानी कि चीफ सेल्स से और पेप्टिक सेल से सिक्रेट होता है पेप्सिन, एंड दैट इज द ओनली एंजाइम विच कैन सस्टेन दिस एज लो एज दिस इज अ वेरी लो एंड एसिडिक pH and it can break down large proteins into large polypeptides, proteoses and peptones, so answer very clearly is pepsin, क्लियर है, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, Which one of the following disorders and characteristics is correctly matched? इनमें से कौन सा characteristics और जो कि disorder है वो correctly matched है, आपसे पूछा गया है, cystic fibrosis, production of thick mucus that clogs airways, sickle cell anemia, brain deterioration beginning at months of age, achondroplasia, extra fingers or toes, and Huntington disease, skeleton eye and cardiovascular defects. तो इनमें से कौन सा डिजीज एक्चुअली मैच करता है विद द एक्चुअल जो भी इसके करेक्टली मैच्ड है, सिस्टिक फाइब्रोसिस पूछा है, प्रोडक्शन ऑफ थिक म्यूकस दैट क्लॉग्स एयरवेज, सिकल सेल एनीमिया, ब्रेन डेटोरिएशन बिगिनिंग एट मंथ्स ऑफ एज, achondroplasia, extra fingers or toes, and Huntington disease, skeleton eye and cardiovascular defects. इसका आंसर है cystic fibrosis. Cystic fibrosis CFTR हमने आपको पहले ही बताया हुआ था. Cystic fibrosis is a disease जो कि production of thick mucus जो कि clogs airways, ठीक है, जो airways को clog कर देगा. So this is production of thick mucus. इसका आंसर है 1 cystic fibrosis. क्लियर है? देखो मैंने टिक कर दिया है, क्लियर है सिस्टिक फाइब्रोसिस. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो आपसे पूछा गया, पेनिथ सेल सिक्रीट पेप्सिनोजन, पेराइटल सेल सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आर्जेंटफिन सेल सिक्रीट म्यूकस एंड चीफ सेल सिक्रीट गैस्ट्रिन. आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा करेक्ट है.
ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, इजी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या आंसर है कमेंट सेक्शन पे, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जल्दी से बताओ क्विकली, क्या लगता है आंसर क्या है? व्हाट वुड बी द आंसर? जल्दी से बताओ। Which of the following is correct? Pennant cells secrete pepsinogen, parietal cells secrete hydrochloric acid, argentophin cells secrete करेंगे mucus को and chief cells करेंगे gastrin. So इसका तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। आसान सा आंसर ये है कि पैराइटल सेल्स हमारे जो है ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स सिर्फ वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। पेनेट सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कौन बताएगा? पेनेट सेल्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पेनेट सेल्स रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि लाइजोजाइम सिक्रीट करते हैं। क्या करेंगे? लाइजोजाइम। ठीक है, आर्जेंटोफिन सेल्स म्यूकस नहीं एंड चीफ सेल्स भी गैस्ट्रिन नहीं। चीफ सेल्स क्या बनाते हैं? चीफ सेल्स बनाएंगे पेप्सिन एंड रेनिन, सॉरी, चीफ सेल्स बनाएंगे प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजेन। ठीक है, क्योंकि दे विल बी कन्वर्टेड टू एक्टिव पेप्सिन एंड रेनिन विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो कि पैराइटल से एक्सक्रीट करेगा। आंसर है 2। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो, फैट अब्जॉर्प्शन इन द माइक्रोविलाई इज बाय, तो आपको पता है कि माइक्रोविलाई में फैट का अब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होता है? फैट अब्जॉर्प्शन इन द माइक्रोविलाई इज बाय, जल्दी से बताओ कैसे होगा? फैट का अब्जॉर्प्शन इन द माइक्रोविलाई इज बाय, आपसे ऑप्शंस पूछे हैं, ऑप्शंस में है एंडोसाइटोसिस, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो यू हैव बीन सेड एंडोसाइटोसिस, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्विकली जल्दी से बताओ, फैट अब्जॉर्प्शन इन द माइक्रोविलाई कैसा लगता है, कैसे होगा? क्या लगता है, क्या है आंसर? सी, आपको पता है कि फैट का अब्जॉर्प्शन माइक्रोविलाई में इट विल बी वाया विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होगा फैट इन द माइक्रोविलाई। सो इसका आंसर है 4, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? बड़ा ही इजी सा सवाल था। अच्छा, ये भी देखो, बाइल सॉल्ट्स। अब हमको पता है यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स में देखो क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रेक डाउन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, एमल्सिफाई फैट्स एंड सोल्यूबलाइज देम, डाइजेस्ट फैट्स, हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। सो बाइल सॉल्ट्स हमने देखा है। बाइल किसका सिक्रीशन है पहले ये बताओ? बाइल इज सिक्रीटेड फ्रॉम द लिवर, राइट? ठीक है, एंड इट विल बी कमिंग डाउन टू द इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ द हेपाटोपैंक्रेटिक डक्ट, क्योंकि ये डक्टस कोलीडोकस प्लस विरसंग डक्ट, इसमें रहेगा पैंक्रेटिक जूस। ठीक है, और इसमें क्या रहता है? इसमें रहेगा एक तो विरसंग डक्ट और डक्टस कोलीडोकस, और डक्टस कोलीडोकस में रहेगा आपके बाइल। ये दोनों मिला के बनेंगे हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और बाइल सॉल्ट्स का काम क्या है? देखो, बाइल इज अ बेसिकली स्यूडो एंजाइम, उसमें कोई एंजाइम नहीं रहता। रादर जो हमारा लाइपेज है, लाइपेज जो कि फैट्स को ब्रेक करेगा और लिपिड्स को ब्रेक करेंगे तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, इट कैन एक्ट ऑन सरफेसेस। ठीक है, इट कैन ओनली एक्ट ऑन सरफेसेस। बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड का काम है, क्या काम है? टू ब्रेक द लिपिड्स और फैट्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, सो क्या लगता है, क्या है आंसर? इमल्सिफाई फैट्स एंड सोल्यूबलाइज देम। सो क्या करेगा? बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफाई फैट्स एंड सोल्यूबलाइज देम। आंसर इज 2। क्लियर है?
क्लियर है, आंसर हो गया 2 इमल्सिफाइड फैट्स एंड सोल्यूबलाइज देम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ, ये तो बहुत ही इजी है। डाइटरी फाइबर्स, देखो फाइबर्स कुछ ऐसा है जो हमारे बॉडी में ऑफ कोर्स डाइजेस्ट नहीं होंगे, बट डाइटरी फाइबर्स है वो हम डाइट के थ्रू लेते हैं। दे विल फॉर्म द रफेज, दे विल फॉर्म अ क्वांटिटी ऑफ रफेज, इसे हम लोग कहते हैं डाइटरी फाइबर्स। ये केवीपीआई में आ चुका है। बात सुनो, हम यहाँ पे पूछ रहे हैं डाइटरी फाइबर्स, मैं फिर से अब एक्सप्लेन कर देती हूँ डाइटरी फाइबर्स क्या है। फाइबर्स वो हैं जो हमारे बॉडी में जनरली डाइजेस्ट नहीं होते, बट डाइटरी है इसलिए हम उसको डाइट के साथ लेते हैं। दैट विल फॉर्म द क्वांटिटी ऑफ द रफेज ऑफ आवर बॉडी, इसीलिए हम उसे कहते हैं डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, और डाइटरी फाइबर्स में आप लोग देखो अमाइलेज, प्रोटीन्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स, ये सब हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं। अमाइलेज इज एन एंजाइम, प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं, एंड अनसैचुरेटेड फैट्स भी हमारे बॉडी में डाइजेस्ट डेफिनेटली होते हैं। नहीं होता क्या है, जी हाँ, एकमात्र सेल्यूलोज ही है जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते। सो डाइटरी फैट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। क्लियर है आंसर? ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल था, लास्ट वाला क्वेश्चन। आंसर इज 1। क्लियर है? सो विद दिस वी आर फाइनली ओवर विथ आवर सेशन ऑफ क्वेश्चंस। हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला एंड सेशंस खत्म होता है आज ही के साथ। कल हम लोग करेंगे टर्मिनोलॉजी विदाउट एनी डिले एंड विदाउट एनी मिसिंग। बी देयर ऑल ऑफ यू, 12 PM शार्प वी विल बी डूइंग टर्मिनोलॉजी का सेशन। टर्मिनोलॉजी का सेशन हम लोग करेंगे क्लास 11 फुल सिलेबस, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म सारे के सारे हम लोग देखेंगे, ताकि एग्जाम से पहले आपको सिर्फ वही रिविजन करनी पड़े एंड आप जाओ एंड एग्जाम दे आओ। क्लियर है? सो वी विल बी डूइंग इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी टुमारो, और हमारा क्वेश्चन आज ही के साथ खत्म होता है। अगले हफ्ते से हम लोग शुरू करेंगे विद अ न्यू चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। आप लोग को बताना क्या पढ़ना है, हम वैसे ही पढ़ेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए बच्चों, सी यू ऑल टुमारो इन दिस सेशन ऑफ टर्मिनोलॉजी। टिल देन टेक care, bye bye, and thank you for watching.